नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों, बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपन देख रहे थे उसके अंदर अपन बहुत सारे पार्ट्स देख चुके थे, लगभग 9-10 पार्ट देख चुके थे। आज अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि पके हुए अंगूरों में होता है, जो पके हुए अंगूर होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, माल्टेज, गैलेक्टोज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो पके हुए अंगूर होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा क्वेश्चन मोनोसेकेराइड है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियां जाल बनाती हैं? जो मकड़ी होती है, मकड़ियां होती हैं, स्पाइडर होते हैं, वो अपना जाल बनाते हैं। तो वो अपने किस भाग से जो स्राव होता है उससे जाल बनाते हैं? मुख से, लार ग्रंथियों से, पाद मतलब जो उसके पैर होते हैं उनसे, या उदर के पश्च भाग से। तो दोस्तों, जो शरीर से निकले स्राव से मकड़ियां जाल बनाती तो वो स्राव कहाँ से निकलता है? उदर के पश्च भाग से, मतलब पेट का जो पिछला हिस्सा होता है वहां से जो स्राव निकलता है उससे ये अपना जाल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो श्वसन किन अंगों से करते हैं? क्या वो त्वचा से करते हैं, क्लोम से करते हैं, फेफड़ों से करते हैं, या फिर वातक तंत्र से ये श्वसन करते हैं? तो दोस्तों, जो कीट होते हैं वो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। तो ये ट्रेकियल सिस्टम होता है उनके अंदर। वातक तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेकियल सिस्टम। तो ट्रेकियल सिस्टम से क्या होते हैं? वो श्वसन करते हैं। तो जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? श्वसन करने के लिए शरीर के अंदर वायु नलिकाओं का जाल बिछा रहता है। जो वायु नलिकाएं होती हैं उनका जाल बिछा रहता है। ये नलिकाएं क्या करती हैं? बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और अंगों को प्रदान करती है, और वापस से ये क्या होती है? वायु नलिकाओं के द्वारा ही O2 और CO2 का एक्सचेंज होकर क्या होता है? ये आदान प्रदान होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस समूह के सभी जंतुओं के जीवन वृत्त में एक लार्वा प्रावस्था होती है? यानी कि एक लार्वा स्टेज इनमें से किस समूह के जंतुओं में पाई जाती है? तो दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। मेंढक, छिपकली, कॉकरोच, या फिर दूसरा है घरेलू मक्खी, मेंढक, एस्केरिस, मच्छर, केंचुआ, घरेलू मक्खी, मच्छर, एस्केरिस और टिड्डी। तो दोस्तों, आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से मक्खी जो होती है उसके अंदर क्या होती है? एक लार्वा स्टेज पाई जाती है। साथ ही मेंढक के अंदर भी लार्वा स्टेज होती है, और एस्केरिस के अंदर भी क्या होती है? एक लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन का आगे बढ़ने से पहले अपन लार्वा जो अवस्था होती है उसको समझते हैं कि लार्वा अवस्था क्या होती है। लार्वा अवस्था एक तरह से देखा जाए लार्वा अवस्था के बारे में, तो जो अंडा होता है, अंडों से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। ये लार्वा क्या करता है? अपने चारों ओर एक क्या बोलते हैं उसको? एक शंखी, मतलब एक खोल बना लेता है एक तरह से। तो लार्वा अपने चारों ओर क्या बना लेता है? खोल या शंखी बना लेता है। फिर क्या होता है? ये बाहरी आवरण धीरे धीरे जो शंखी बनाता है ये धीरे धीरे फटता है, और इससे क्या होता है? एक नया जीव निकलता है। तो ये क्या होता है? और कहीं कहीं पर क्या होता है? लार्वा अवस्था बहुत फायदेमंद भी होती है। जैसे रेशम कीट के अंदर जो होती है ये कोकून बनाता है, और फिर इससे क्या होती है? रेशम निकलती है। तो क्या हो जाएगा? लार्वा अवस्था किन में होती है? घरेलू मक्खी, मेंढक और एस्केरिस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? सील किस जाति का है? तो दोस्तों, अगर सील के बारे में मैं आपको बताता हूं तो सील क्या होता है? एक समुद्री जीव होता है। समुद्री जीव होता है जो क्या होता है? कीटों का या फिर इनके समुद्री जीवों का भक्षण करता है। मतलब एक तरह से क्या होता है? ये मांसाहारी जीव होता है। तो यहां पर ऑप्शन है सील किस जाति का है? तो समुद्र में रहता है। तो क्या ये मछली का है, पक्षी का है, सरीसृप का है, या फिर स्तनपायी का है? तो दोस्तों, पक्षी तो समुद्र में रहेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन आप हटा सकते हो। सरीसृप हो सकता है पानी में रहे, लेकिन सरीसृप भी नहीं है। ये मछली भी नहीं है। सील क्या है? एक प्रकार की मछली भी नहीं है। तो सील क्या होता है? स्तनपायी होता है, मतलब स्तनधारी होता है, मैमल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनियोट्स समूह में आते हैं, या एमनियोटा समूह में कौन कौन आते हैं? पक्षी एवं सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी, सरीसृप एवं स्तनी, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी। तो सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी तीनों किस में आते हैं? एमनियोट्स में आते हैं। तो दोस्तों, एमनियोट्स मतलब क्या होता है? जो अंडे देते हैं, जिनमें अंडे बनते हैं, वो क्या हो जाएंगे? एमनियोट्स हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी क्या हो जाएंगे? एमनियोट्स में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेसोथीलियम नामक एपिथीलियमी स्तर किसके चारों ओर होता है? मतलब एक एपिथीलियम स्तर किसके चारों ओर पाया जाता है, और उस एपिथीलियम स्तर को क्या बोलते हैं? मेसोथीलियम बोलते हैं।
ऑप्शन है आपके पास देह गुहा के, गर्भाशयी गुहा के, आहार नलिका गुहा के या रुधिर वाहिनियों के गुहा के। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? देह गुहा के चारों ओर जो स्तर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मेसोथीलियम बोलते हैं। देह गुहा के चारों ओर, जो पेट के चारों ओर, जो आमाशय के चारों ओर जो स्तर होता है, एपिथीलियम स्तर जो होता है, उसे क्या बोला जाता है? मेसोथीलियम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्ट कोशिकाएं किसमें होती हैं? दोस्तों अगर मास्ट कोशिकाएं की बात करें तो मास्ट कोशिकाएं किसमें होती हैं? पेशियों में, तंत्रिका तंतु में, संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में, उपकला उत्तक में, किसमें होती है? तो इसका आंसर बता देते हैं, फिर समझते हैं कि मास्ट कोशिकाएं क्या काम करती हैं। तो दोस्तों मास्ट कोशिकाएं होती है किसमें पाई जाती है? संयोजी उत्तक में पाई जाती हैं। तो मास्ट कोशिकाओं का काम क्या होता है? जब चोट लगती है, जब शरीर में चोट लग जाती है या चोट लगती है तो ये मास्ट कोशिकाएं क्या करती हैं? एलर्जिक रिएक्शन करती हैं। क्या करती हैं? चोट लगने के बाद मास्ट कोशिकाएं क्या करती हैं? एलर्जिक रिएक्शन करती है। और ये किसका स्रावन करती है? हिस्टामिन का स्रावन करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है, ताकि जो चोट लगा स्थान है, मान लो किसी स्थान पर चोट लग जाती है तो वहां पर क्या होता है? ये लाल पड़कर, एलर्जिक पड़कर क्या होती है? इसको रक्त को बंद करने का और इसका काम करती है। तो रिएक्शन किसके द्वारा किया जाता है? प्राइमरी रिएक्शन मास्ट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और किसका स्रावन करती है? ये हिस्टामिन का स्रावन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक क्या है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में तो क्या पता है, आपको पता ही है कि हीमोग्लोबिन में हिम का मतलब क्या होता है? आयरन या फिर लोहा। और साइटोक्रोम में भी क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा? बिना ऑप्शन देके आप सीधा टिक कर सकते हैं आयरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ मतलब वो खाद्य पदार्थ जो जल्दी कंज्यूम नहीं होता है, मतलब खर्च नहीं होता है, या फिर जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो उसका पाचन नहीं होता है। तो ऑप्शन है आपके पास वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे पहले इसी का ही कंज्यूम होता है, तो कार्बोहाइड्रेट वाले ऑप्शन आप दोनों हटा सकते हैं। फिर दोस्तों वसा का भी क्या होता है? ये खत्म हो जाता है। वसा भी क्या होता है? जब कार्बोहाइड्रेट शरीर को मिलना बंद हो जाता है, जब अपन खाना खाना बंद करते हैं तो शरीर में जो फैट इकट्ठा रहता है, वसा इकट्ठा रहता है, वो क्या करता है? कंज्यूम होता है, वो खर्च होता है। तो जो विटामिन एवं खनिज, ये ऑप्शन जो है क्या है? संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तनियों के सिंग, नख तथा खुर बने होते हैं। स्तनियों के सिंग, नख तथा खुर किस चीजों के बने होते हैं? क्या अस्थियों के बने होते हैं? तो नहीं बने होते हैं। त्वचा की पेशियों से बने होते हैं? नहीं बने होते हैं। त्वचा की स्ट्रेटम कोर्नियम से, बिल्कुल, कहाँ से बने होते हैं? त्वचा की जो एक लेयर होती है, स्किन के ऊपर लेयर पाई जाती है कि स्ट्रेटम कोर्नियम, तो कहीं की बने होते हैं? ये स्ट्रेटम कोर्नियम के बने होते हैं। उपास्थि के तो नहीं बने होते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा? सी वाला, त्वचा की स्ट्रेटम कोर्नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक दवाइयां जो होती हैं के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती हैं या खिलाई जाती हैं? तो गर्भ निरोधक के लिए दवाइयों में क्या पाया जाता है? एल्डोस्टेरोन पाया जाता है, एस्ट्रोजन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो गर्भ निरोधक दवाइयों में क्या पाया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अंग हार्मोन्स का स्रावन नहीं करते हैं? तो कौन से अंग हार्मोन का स्रावन नहीं करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास थायराइड एवं आमाशय, प्लीहा एवं जिगर, आंत एवं अग्न्याशय, और वृषक एवं ओबल। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? जो प्लीहा यानी कि स्प्लीन, प्लीहा को क्या बोला जाता है? स्प्लीन, या फिर आप हिंदी में इसको तिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली। और जिगर का मतलब होता है लीवर। तो क्या है अंग, कौन से अंग हार्मोन का स्रावन नहीं करते हैं? तो प्लीहा और जो जिगर है वो क्या है? हार्मोन का स्रावन नहीं करते हैं। थोड़ी देर होल्ड करिएगा इसको। जी फिर से शुरू करते हैं। जो स्प्लीन और लीवर है ये क्या है? हार्मोन का स्रावन नहीं करते हैं। स्प्लीन क्या होता है दोस्तों? स्प्लीन को बोला जाता है आरबीसी की कब्रगाह, यानी कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। यहाँ पर क्या होता है? आरबीसी का निर्माण का होता है लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में, लेकिन जो इसका अंत होता है ये मरकर कहाँ चली जाती है? तिल्ली के अंदर, स्प्लीन के अंदर चली जाती है। तो आरबीसी की कब्र का होता है तिल्ली, यहाँ से कोई हार्मोन का स्रावन नहीं होता है। दूसरा लीवर, जिसे केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है मानव शरीर की, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ से कोई स्रावन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है?
ऑप्शन ए है आपके पास मुकुलन द्वारा, दूसरा है द्विखंडन द्वारा, तीसरा है निषेचन द्वारा और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो एक बार समझते हैं कि जो मुकुलन होता है उसमें क्या होता है। जो मुकुलन होता है, जिन जीवों में मुकुलन की क्रिया होती है, इसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, उसमें क्या होता है, तो जीव के बाहरी सतह की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें एक बड का निर्माण होता है, कलिका का निर्माण होता है, जिसे बड कहा जाता है या मुकुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस कलिका को मुकुल कहा जाता है। इन मुकुल के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है और एक दूसरा जीव पैदा होता है। द्विखंडन विधि में क्या होता है, इसे बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी कोशिका होती है ये क्या होती है, धीरे धीरे कुछ स्टेज में होकर क्या होती है, दो कोशिकाओं में, इस प्रकार से दो कोशिकाओं में ये बन जाती है। एक ही कोशिकाएं काय में विभाजित होती हैं, पहली स्टेज, ये दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज। इसमें क्या होती है, जो एक ही कोशिका मिलकर क्या होती है, एक कोशिका मिलकर दो कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, मतलब बीच में से टूटकर क्या होती है, खंडित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। तो ये क्या होता है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। निषेचन आपको पता है फर्टिलाइजेशन, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं उनमें किस प्रकार का पाया जाता है, द्विखंडन विधि पाई जाती है। क्या पाया जाता है, प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में द्विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अंग में स्तनधारियों में अंडाणु का निषेचन होता है। जो अंडाणु होता है उसका निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, फेलोपियन नलिका में होता है, वेस्टिब्यूल में होता है या फिर योनि में होता है। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, जो अंडा निकलता है उसका निषेचन यानी कि उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अगर दोनों ओवरीज हैं, यहाँ पर ये ओवरीज से आने का रास्ता है, यहाँ पर क्या होता है, ये इस टाइप से प्रोसेस होती है। तो दोस्तों यहाँ ओवरी से एग निकलता है, एग रिलीज होता है। तो ये एग आकर कहाँ आता है, यहाँ आता है, और स्पर्म भी कहाँ पर आता है, इस जगह पर आता है। तो यहाँ पर आकर क्या होता है, अंडे का फर्टिलाइजेशन होता है या अंडाणु का निषेचन होता है। तो ये जो जगह होती है, ये क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है। तो कहाँ पर होता है, फेलोपियन नलिका में अंडे का निषेचन होता है। लेकिन दोस्तों आपको अगर पर्टिकुलर जगह पूछ ली जाए कि ये जो जगह होती है ये फेलोपियन नलिका में कौन सी जगह होती है, तो इसे बोला जाता है एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। तो कहां पर होता है, फेलोपियन नलिका के एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे क्या होता है, अंडाणु का निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुफ्फुसों में यानी कि फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है। तो जो फेफड़े होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर कहाँ से आता है, शरीर के विभिन्न अंगों से, हृदय के बाएं निलय से, हृदय के दाहिने निलय से या फिर यकृत से। तो दोस्तों जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर फेफड़ों में क्या होता है, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। उसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं हृदय के अंदर, 2 आलिंद और फिर 2 निलय। तो यहाँ पर विभिन्न अंगों से डायरेक्ट ब्लड तो आएगा नहीं और यकृत से भी ब्लड नहीं आएगा। तो आपके पास ऑप्शन केवल 2 बचते हैं, या तो हृदय से आएगा लेकिन बाएं निलय से आएगा, या फिर दाहिने निलय से आएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, वो फेफड़ों में कहां से आता है, तो कहां से आएगा, वो हृदय के दाहिने निलय से आएगा। कहां से आएगा, हृदय के दाहिने निलय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। ऑप्शन होता है रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन या फिर रेडियो सोडियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो सोडियम का उपयोग काय में किया जाता है, रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। अगर सपनों को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, B6 और विटामिन सी। तो क्या हो जाएगा, जो स्वप्न है उनको याद रखने के लिए विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिस प्रकार विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनोल है, तो विटामिन B6 का नाम पूछा जाता है बहुत बार। तो विटामिन B6 का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और इनमें से कोई नहीं। तो आपने सुना होगा कि मानव हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कैल्शियम और सल्फर पाया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस, सॉरी कैल्शियम और फॉस्फोरस।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिजन किसके बड़े अणु हो सकते हैं। प्रतिजन का मतलब होता है एंटीजन, मतलब बीमारी फैलाने वाले जो जीव होते हैं या कण होते हैं। तो एंटीजन क्या होते हैं, किसके बड़े अणु हो सकते हैं, क्या प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, लाइपोप्रोटीन्स के या उपयुक्त सभी के। तो दोस्तों जो एंटीजन होते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये जानकारी उनके पास भी पहुंच सके। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।